चलिए वेलकम टू डे 2 ऑफ अवर सीए फाइनल एफआर। हमने यहाँ पे दो क्वेश्चंस कर लिए थे, यस नो। मैंने आपको कंसोलिडेशन चैप्टर स्टार्ट किया था और कंसोलिडेशन चैप्टर में मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया था इन रिलेशन टू दी कंपनी जिनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। तो एक तो पेरेंट एंड सब्सिडरी, दूसरा इन्वेस्टर एंड एसोसिएट, तीसरा जॉइंट अरेंजमेंट। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि दो तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, एक तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक होते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो तब होंगे जब आपकी जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, सब्सिडरी ये सारी ग्रुप कंपनीज होंगी और इकट्ठा सारे के सारे फाइनेंशियल्स एक साथ एज अ ग्रुप बनाए जाएंगे, तब हम उसको बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ ग्रुप। तो उसको हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। लेकिन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी जिसके पास ना तो ज्वाइंट वेंचर है, एसोसिएट या सब्सिडरी कोई भी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट, सब्सिडरी है तो उसको हम बोलेंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस पर इंडिया 27 एप्लीकेबल हो। यस नो। नाउ वी आर मूविंग अहेड ऑन आर थर्ड थिंग कि मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया था। तो अगर पेरेंट और सब्सिडरी रिलेशन है और उस टाइम पे हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो याद रखना मेरे दोस्त कि हम इंड एस 110 यूज कर रहे हैं और उसमें जो दी हुई है फुल कंसोलिडेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर इक्विटी मेथड का यूज करेंगे और यहाँ पर कौन सा इंड एस एप्लीकेबल होगा? 28। कब? जब इन्वेस्टर और एसोसिएट की रिलेशन है। ज्वाइंट अरेंजमेंट के केस में हम पार्शियल या प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड यूज करते हैं, जिसको हम इंड एस 111 के हिसाब से फॉलो करते हैं। फिर मैंने आपको एग्जाम्पशंस बताई थी और एग्जाम्पशन के बाद कंसोलिडेशन विद सब्सिडरी का प्रोसीजर, जो फुल कंसोलिडेशन मेथड है, उसके बारे में अपन ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। मैंने आपको पहली चीज समझाई थी कि व्हेनेवर देयर इज अ सब्सिडरी ऑन 31 मार्च ईयर एंड पर हम क्या करेंगे? 31 मार्च ईयर एंड पर सबसे पहले क्या करने वाले हैं दोस्तों? हम सबसे पहले करेंगे कि भाई डी रिकॉग्नाइज कर देंगे सारे के सारे होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स को और रिकॉग्नाइज कर लेंगे हम सब्सिडरी के नेट एसेट्स को। यस नो? यस और नो? आवाज आ रही है कि नहीं? नाउ मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था और इस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था बेसिक प्रिंसिपल्स में क्या डी रिकॉग्नाइज द इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी एंड रिकॉग्नाइज द नेट एसेट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको सॉल्व करवाया था। अब क्वेश्चन 2 के बाद हम आगे बढ़ते हैं एक नए कंसेप्ट की ओर। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया अपने को? यस नो? ओके ओके ओके, पहला कंसेप्ट क्लियर है। पहला कंसेप्ट था डी रिकॉग्नाइज दी investments in holding company and recognize the net assets of subsidiary in holding company as a group। पहले कंसेप्ट को हम ऐसे ए बोलेंगे। नाउ कम्स द सेकंड कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट जिसको मैं बोलूंगा कंसेप्ट ऑफ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। कैसे निकलेगी गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज? मैं आपको बता देता हूं। जस्ट अ मोमेंट। नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। सर ये तो हमने 103 में भी सीखा था। यस, वहां पर हम लिख रहे थे नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी कंपनी। एक्वायरी कंपनी कौन थी? जिसका एक्विजिशन हुआ था। जिस दिन एक कंपनी है, मान लीजिए एचडी लिमिटेड, इसने टेक ओवर किया है बडी लिमिटेड को, तो जिस दिन टेक ओवर किया है उस दिन पर हम गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज रिकॉग्नाइज करेंगे। ये गेन ऑन बार्गेन परचेज कहां पे जाता है? कैपिटल
रिजर्व में जाएगा। लेकिन अगर केस डिस्ट्रेस सेल का है तो ये कहां पे जाएगा? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। इंटरमीडिएट लेवल पे हम क्या सीखे थे कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व, लेकिन ये गेन ऑन बार्गेन परचेज कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में यूजुअली, जनरली। बट अगर डिस्ट्रेस सेल है, मतलब आनंद फानंद में आपने बिजनेस बेचा है, कंपनी का स्टेक बेचा है, तो ये कहां जाएगा? जल्दी बताओ। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, इंटरमीडिएट में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम था ही नहीं, वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं थी। हाँ, शॉर्ट में अपन बोलते हैं ओसीआई। लड्डा साहब क्लियर है? ओके। नाउ, तो सर आपके कहने का मतलब है, आपके कहने का मतलब है ये जो गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज आने वाला है, ये 31 मार्च को आएगा या डेट ऑफ एक्विजिशन पर आएगा? जल्दी बताओ, ये कब आएगा? बेटा ये 31 मार्च का नहीं है, ये डेट ऑफ एक्विजिशन का है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को अपन 103 में पीसी लिखते थे। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी में अपन पीसी लिखते थे। बेटा मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके साइड पे कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि बाकियों को सब सुनाई दे रहा है। मंजे, ओके। नाउ लेस माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। यस सर, नो सर, बोलो। ये देखो, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा लेस, ये और ये। जो भी आया अमाउंट वो क्या होगा? या तो होगा गुड्डू और गेन ऑन बार्गेन परचेस। ये गेन ऑन बार्गेन परचेस कहाँ जाएगा? यूजुअली कैपिटल रिजर्व, बट इन डिस्ट्रेस सेल ओसीआई। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, इस कंसेप्ट को। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन करे थे, दोनों क्वेश्चन में आपने नोटिस किया इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 80,000 जैसे सेकंड क्वेश्चन में गिवन था, और उतना ही हमारे नेट एसेट्स आ रहे थे। तो कहना ही से नेट एसेट्स हमारे 80 आ रहे थे, तो गुडविल और गेन और बार्गेन परचेस होना ही नहीं था कुछ भी। पहले वाले क्वेश्चन में भी अगर आप नोटिस करोगे तो 700 का नेट एसेट्स आ रहा था और इन्वेस्टमेंट भी 700 का था। नोटिस किया? तो गुडविल और गेन और बार्गेन परचेज फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में अपने आई ही नहीं। अब हम ये सेकंड कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये कंसेप्ट कब आएगा? व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेट एसेट्स एंड व्हाट? एंड व्हाट? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी या पीसी जिसको बोल सकते हैं। सर ये किस दिन निकलेगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व? ये किस दिन का है? ये किस दिन का है? डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टेक। यस, नो? आंसर इज यस। नाउ एक लिखना, नोट लिखना। whenever we pay, वी पे मतलब मान लो हम पेरेंट हैं, मोर देन नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी, देन जो एक्सेस पेमेंट किया हमने क्योंकि ज्यादा पे किया, एक्सेस अमाउंट shall be treated as goodwill. And
if any amount paid less than net assets of subsidiary, then deficit amount shall be treated as gain on bargain purchase. Yes or no? नोट हमने पूरा लिख लिया है. Now we will be focusing on our practice sheet. Practice sheet. प्रैक्टिस शीट में अपन जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर अपन नोट्स में जाएंगे, ताकि आपको कंसोलिडेशन का हर एक कंसेप्ट विद एडजस्टमेंट, मतलब हर एक कंसेप्ट पे मैंने एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ताकि आप कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट टैली कर आओ. ये मैंने मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे डाल दिए. देखो क्वेश्चन नंबर 3 शीट का क्या दिया है. बैलेंस शीट है पेरेंट लिमिटेड और एस लिमिटेड सब्सिडरी लिमिटेड. इक्विटी शेयर कैपिटल 1000, रिटेन्ड अर्निंग 500 है, करंट लायबिलिटी 700 है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी और बैलेंस शीट डेट 820, और ये सब्सिडरी की बैलेंस शीट. मैंने आपको क्या बताए थे, हमारे स्टेप्स क्या थे. सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न निकालेंगे हम. शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद हम डेट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे स्टेप नंबर 2 में. स्टेप नंबर 3 में मैं नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी निकालूंगा. स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज निकालेंगे. स्टेप 5 में जनरल एंट्री और स्टेप 6 में बैलेंस शीट. अभी तक हमने यही सीखा था. चलो क्वेश्चन करते हैं फिर. सॉल्यूशन. स्टेप 1 शेयर होल्डिंग पैटर्न 100% है, कुछ नहीं है, ये 100% है. ये क्लियर है कि नहीं. हेलो. Therefore, NCI equals to 0. Step number 2, date of acquisition. Balance sheet date, that is 31st of March. Year नहीं दिया तो बस. Step 3, step number 3 क्या लिखेंगे. Statement of net assets of subsidiary on date of acquisition. सोना ऑफ सब्सिडरी कैसे निकलेगा. इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स. 600 प्लस तो 700. अब मुझे एक बात बताओ, स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज. नेट asset of subsidiary on
डेट ऑफ एक्विजिशन स्टेप 3 से आया है। कितना है 700 के बाद लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 820 गिवन है अपने को क्वेश्चन में, देखो डायरेक्टली गिवन है। गुडविल कितने की आई 120। स्टेप नंबर 5 जर्नल एंट्री फॉर कंसोलिडेशन। बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री बताइए। व्हाट इज द जर्नल एंट्री सर? नेट एसेट्स ऑफ subsidiary account debit to इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, और ये क्या आ जाएगा गुडविल, ये 700, ये 820 और बैलेंसिंग 120 डेबिट। स्टेप नंबर 6 बैलेंस शीट। असेट्स नॉन करेंट असेट्स, ये दोनों पेरेंट प्लस सब्सिडरी, नहीं नॉन करेंट एसेट्स में भी पीपीई। गुडविल स्टेप 4, गुडविल स्टेप 4 से आई थी कितनी 120। ये बताओ कितना हुआ 1600। करेंट एसेट दिए पेरेंट प्लस सब्सिडरी 500 प्लस 480 980 के बाद ले लो इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो सिर्फ पेरेंट की आएगी, कितनी आएगी 1000। अदर इक्विटी दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, पेरेंट के ही आएंगे 500, और इसके बाद क्या है करेंट लायबिलिटी 1200। जरा टैली करना कितना आ रहा है, आप लोग टैली कीजिए। 2700, बाकियों ने किया नहीं। बोलो तुमको समझा कि नहीं। हेलो चड्ढा साहब, दिव्यांग, गौरव, गौतम, संजय, नीम के नाम से कौन है यार। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस शीट का स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो क्या दिया है, तुम लोग को 103 जो अपना खत्म हुआ वो तो बढ़िया लगा ना 103। बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। हाँ उसका एक फीडबैक जरूर देना, डू लेट मी नो, फीडबैक will definitely appreciate my efforts, okay, it's just like give and take। now क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसमें क्या है, हाँ हाँ दे देंगे। पीपीई 70 इन्वेस्टमेंट इन 100% इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन बैलेंस शीट डेट 90,000, करंट एसेट्स 40,000 40,000,
इक्विटी एंड लायबिलिटी, अच्छा पेरेंट और सब्सिडरी दोनों की फिगर्स हैं। करंट लायबिलिटी 40/30, रिटेन्ड अर्निंग्स 60/20, शेयर कैपिटल 1,60,000. Okay, now this is the thing. Prepare consolidated balance sheet and pass journal entries for consolidation. ठीक है, अब अपने को करना क्या है, कोई हमको पूछता है कि हमें करना क्या है, तो सिंपल सी बात हमें करनी है कि हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और जनरल एंट्रीज पास करनी है फॉर कंसोलिडेशन एज पर 110. तो बस सॉल्यूशन आप लोग भी ट्राई करो, मैं भी आपके साथ ट्राई करता हूँ। 6 स्टेप्स हैं, वी हैव 7 मिनट्स टू स्टार्ट। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अपने को बस ये देखना है कि क्या आने वाला है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करना है, ग्रुप पे भेजना है फोटो। स्टेप नंबर 1, शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना आएगा यहाँ पे 100%, देयरफॉर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 0. स्टेप नंबर 2, date of acquisition again 31st March. Step number 3, statement of net assets of S Limited on date of acquisition. में क्या आ जाएगा, तो एक तो आ जाएगा शेयर कैपिटल, दूसरा आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग, दैट इज अदर इक्विटी। 80,000 टोटल शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स 60/20, टोटल कितना आ गया 80. स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और gain on bargain purchase. Net assets of S Limited on date of acquisition कहां से आया, स्टेप 3 से आया, 80,000 लेस इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। कितना है हमारा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, 90. 10,000 की क्या आ जाएगी, गुडविल। बहुत बढ़िया, दिव्यांग का आंसर आ गया। स्टेप 4, के बाद 5, जर्नल एंट्री, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी डेबिट, गुडविल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 90, 80 और ये आ जाएगा 10, ये बैलेंसिंग फिगर है। स्टेप 6, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, नॉन करेंट एसेट्स PPE assets, parent plus subsidiary 140, goodwill. Step 4, 10,000 current assets, parent plus subsidiary 80,000 total.
इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी शेयर कैपिटल अदर इक्विटी, ये तो सी में आ जाएगा 1 लाख पेरेंट का, और ये 60,000 सब्सिडरी का। करंट लायबिलिटीज, पेरेंट प्लस सब्सिडरी कितना आएगा? 70। ये भी 230 आ रहा है। बोलो तुम्हारा हुआ कि नहीं? जल्दी डू लेट मी नो। डन? देख के किया फिर क्या मतलब? ट्राई करना चाहिए ना, देख के नहीं करना था। चलो अब एक तीसरा कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर देखो, पहला कंसेप्ट क्लियर है, हमने अभी तक 2 ही कंसेप्ट सीखे हैं। कंसोलिडेशन विद सब्सिडरी इंड एस 110 हम चालू कर चुके हैं। हमने अभी तक 2 ही कंसेप्ट सीखे हैं। पहला, ही रिकॉग्नाइज द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ सब्सिडरी फ्रॉम होल्डिंग कंपनी बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। सेकंड, recognize net assets of subsidiary, yes no? देन दूसरा कंसेप्ट हमने क्या सीखा? तो दूसरा कंसेप्ट हमने सीखा है अबाउट गुडविल और गेन ऑन और गेन परचेज। नाउ कम्स द थर्ड वन, कंसेप्ट नंबर सी, कंसेप्ट ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। कहां डिफाइंड है ये? इंड एस 103 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। कौन होता है? इट मीन्स those shareholders slash members who does not have any control over the entity. Second, it means share of net assets of subsidiary which is not owned by parent. Yes or no? It should be valued at proportionate share in net assets or fair value. ये हमने सीखा था। यस और नो? सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे दो ना सर वापस। कुछ स्टूडेंट हमारे सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन पढ़ने के लिए जुड़े हैं रिकॉर्डेड में, उनके लिए भी। एच डी लिमिटेड, ये क्या है? ये पेरेंट है और ये है डॉक्टर लिमिटेड। 75% स्टेक इनका है। ये जो डॉक्टर लिमिटेड है इसकी एक बैलेंस शीट है और एक है पीओरएल, ठीक है? ये बैलेंस शीट, ये पीओरएल। अब इस बैलेंस शीट के हिसाब से, इस बैलेंस शीट के हिसाब से, इस बैलेंस शीट के हिसाब से
जितने भी नेट एसेट्स हैं, मतलब जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, इनमें 75% स्टेक किसका है? एचडी का। सिंस 75% पेरेंट का है, देयरफॉर एनसीआई का कितना होगा? 20। सर ये बात तो हमें पहले से ही पता थी, ये बात तो हमको पहले से ही पता थी। कुछ नया बता। नया ये है, ये जो नेट एसेट्स हैं, ये किसकी बैलेंस शीट के आ रहे हैं? इसकी, डॉक्टर की, दैट इज सब्सिडरी। याद रखना, जब भी क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दिया है, ये जो कुछ भी नहीं दिया, कोई भी मेथड डिटरमाइन नहीं करी, तो हम क्या करेंगे? ये जो नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी है, इन्हीं का प्रोपोर्शनेट परसेंटेज ले लेंगे एनसीआई के लिए। मतलब एनसीआई का 25% है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो नेट एसेट्स का 25% ले, हमारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ जाएगा। बट 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 फेयर वैल्यू, सर फेयर वैल्यू दो तरीके से। अगेन, पहला, या तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो अदरवाइज यूनिटरी मेथड इन रिलेशन टू द फेयर वैल्यू, कि भाई नेट एसेट्स की, पेरेंट के नेट एसेट्स की वैल्यू इतनी है, देयरफॉर एनसीआई का कितनी होगी? यस, नो? आंसर इज यस। इफ क्वेश्चन रिमेन्स साइलेंट, यूज पीएसएनए मेथड। खत्म हो गया? हेलो, ये बात समझ में आएगी नहीं? ओके, नोटेड। आगे बढ़े। तीसरा कंसेप्ट मेरी तरफ से खत्म हो गया, सी, कंसेप्ट नंबर सी खत्म है। नाउ कम्स द कंसेप्ट नंबर डी। इसका नाम है ग्रोथ। क्या नाम है? ग्रोथ। व्हाट इज दिस ग्रोथ? क्या होता है ये? यहां तक आके रुक जाना। अब ध्यान से देखना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। आई डोंट नो ब्रो। नहीं, छोड़ो ना, अभी इस पे फोकस कर। यहां तक अभी तक कंसोलिडेशन इंड एस 110 में जितना बताया वो पूरा क्लियर है ना? अब पूरा कंसंट्रेशन इधर 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 इस स्क्रीन पे। ये 1 अप्रैल है, ये 31st, ठीक है? ये आपका आया 30 जून। ये एक सब्सिडरी कंपनी में बिजनेस कर रही थी, बट 30 जून को इसका टेक ओवर हो गया, स्टेक बिक गया, कंट्रोल होल्डिंग के हाथ में आ गया। अब मेरी बात यहां पे ध्यान से समझना, कि जो साल भर बिजनेस हो रहा है, ये तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का बिजनेस है। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में मान लो इन्होंने 120 रुपए कमाए, सब्सिडरी ने कितना कमाया? 120 रुपए। कैन आई से दिस 120 इज फॉर द एंटायर ईयर? यस और नो? दिस 120 रुपीज इज फॉर एंटायर ईयर। ओके, ये क्या है 30 जून? सर ये है डेट ऑफ एक्विजिशन। क्या है ये? डेट ऑफ एक्विजिशन। इस डेट पे 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीआरएल हमें दिया हुआ है 70 रुपए। मतलब ये जो 70 रुपए है, ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है या इस साल का? सर पास्ट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का। सर करंट ईयर में आपने कितना कमाया? करंट ईयर में कितना कमाया? सर करंट ईयर में आपने 120 रुपए कमाए। इस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट आपको दिया है ना?
50 कहाँ से आ गया? हेलो, कहाँ से आ गया? ये मैंने दिया है ना, फाइनेंशियल ईयर में 120 रुपए कमाए, ओपनिंग बैलेंस आपके पास 70 रुपए। ठीक है, अब मेरी बात समझना ध्यान से। जिस दिन बिजनेस बिका सब्सिडरी का, कौन सा, अब वो टोटल कितना है वो अपन देखेंगे सेजल। अभी यहां से फिर समझना है यहां मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो दिया है ना आपको 30 जून, इस डेट तक प्रॉफिट 70 तो था, बट कैन आई से इन 3 महीनों में भी तो बिजनेस हुआ है। अप्रैल मई जून टिल 30 जून, दैट इज टिल डेट ऑफ एक्विजिशन तक भी इन्होंने बिजनेस किया। कैन आई से जब ये बिजनेस बिका, जब ये स्टेक बिका, उस दिन भी आपके पास इन 3 महीनों का भी प्रॉफिट आ गया होगा। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल उन 3 महीनों का प्रॉफिट है 30 रुपीज। ये तो क्या था, ओपनिंग। ध्यान से समझना मैं क्या बोलने वाला हूं। आपने ईयर स्टार्ट किया, साल भर में आपने कमाए 120 रुपए, ईयर स्टार्टिंग पे आपके पास 70 रुपए ऑलरेडी जेब में थे, है ना। और जिस दिन आपका बिजनेस बिका उस दिन आपकी जेब में 70 तो डे वन के थे ही, प्लस ये जो 3 महीने आपने बिजनेस किया मिड ईयर में 30 रुपए और कमा लिए थे। कहना इसे इस दिन आपके पास में कितना पीओरएल में बैलेंस हो, जल्दी बताओ, इस दिन कितना आपके पास पीओरएल में होगा। देखो अभी अपना दिमाग मत लगाना जब तक मैं एक्सप्लेनेशन खत्म ना करूं। ठीक है, मैं आपसे जितना पूछ रहा हूं उस पे फोकस करना है अपने को, है ना। मैंने आपको क्या सिंपली बोला, सर यहाँ पे ये पूरे साल भर आपने 120 रुपए कमाए, पूरे साल भर सपोज, है ना, ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं, है ना। ये आपकी एक सब्सिडरी कंपनी है, इसका टेक ओवर हुआ 30 जून को, इसका ओपनिंग बैलेंस अपने को पता था 70 रुपए। डे वन पे 70 रुपए तो जेब में थे, लेकिन जिस दिन तक डेट ऑफ एक्विजिशन हुआ, जिस दिन एक्विजिशन हुआ उस दिन तक आपने 30 रुपए और कमा लिए। मुझे एक बात बताओ, डेट ऑफ एक्विजिशन पे आपका पीओरएल का बैलेंस कितना होगा? पीओरएल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन इज 100 रुपीज। कैन आई से, कैन आई से ये जो 120 है, इसमें से 30 तो आपने कहां पे कमा लिए, फर्स्ट 3 मंथ्स में। इस 120 में 30 तो आपने यहीं पे कमा ली। यस और नो? इसका मतलब, या अच्छा, बिजनेस पे कंट्रोल आने के बाद भी बिजनेस चल रहा है, ये सब्सिडरी एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में, यहाँ पे भी प्रॉफिट कमाए होंगे आपने। अब मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पे आपने 30 रुपए का प्रॉफिट कमाया है तो यहाँ पे आपने 90 का कमाया होगा। टोटल आपने 120 कमाया, 30 आपने बिफोर एक्विजिशन कमाया, तो कहने से पोस्ट एक्विजिशन आपने 90 कमाया। ये पीरियड कौन सा कहलाएगा, ये पीरियड कौन सा है? तो ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। यस सर, नो सर? यहां तक समझ में आया? फिर यहां तक तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी कौन है जिसने परचेज किया, किस दिन परचेज किया? तो 30 जून को खरीदा। 30 जून को जब वो परचेज करेगी, कहना इसे इट विल टेक ऑल नेट एसेट्स, इट विल टेक द नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडरी, यस और नो? हमने ये सीखा हुआ है। हाँ सर, सीखा हुआ है। उस दिन हम अदर इक्विटी में पी एंड एल का ये बैलेंस लेंगे। अदर इक्विटी, हम लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नेट एसेट्स निकालते हैं, तो शेयर कैपिटल प्लस प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, दैट इज अदर इक्विटी। तो कहना इस अदर इक्विटी में हमारे पास पीओरएल इतना ही होगा, 100। यस और नो? कहना इसे ये जो 100 किसने ले लिया, अब होल्डिंग के पास चला गया। होल्डिंग नहीं है, 100 रुपीज का प्रॉफिट भी अपने पास रख लिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो 30 रुपए था, ये होल्डिंग ने क्या किया है, बाय किया ना। कैन आई से दिस इज द प्रॉफिट विच इज द प्रॉफिट विच हैज बीन परचेज्ड, होल्डिंग है परचेज्ड इट, यस नो? ये कब का है, ये प्री एक्विजिशन पीरियड है, कितने महीने, 3 महीने, ये 9 मंथ्स है।
ये प्रॉफिट अगर बाय किया है किसने, होल्डिंग ने, कैन आई से इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। क्या ये कैपिटल प्रॉफिट हो सकता है? वेरी गुड। हर्षा, मीम, मंजय, सेजल, दिव्यांग, गौरव, गौतम, अंकुरी, आया समझ में? यहां तक समझ में आया कि नहीं? मुझे आप लोग ये बताइए, ये कैपिटल जो हमने परचेज किया है, ये पूरे साल भर सब्सिडरी ने 120 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, और अभी जाके क्या हुआ कि डेट ऑफ एक्विजिशन तक 30 रुपए का प्रॉफिट था। दिस प्रॉफिट इज फॉर द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, दैट इज बिफोर एक्विजिशन। तो कहना है ये प्रॉफिट को कंसोलिडेशन के से पहले, सॉरी, डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले जो ये अर्न किया प्रॉफिट है सब्सिडरी का, ये होल्डिंग ने परचेज किया है। ये प्रॉफिट कौन सा है, प्री एक्विजिशन पीरियड का है। इस प्रॉफिट को परचेज किया होगा, और इस प्रॉफिट को परचेज किया, कैन आई से इट इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल, और ये कैपिटल नेचर का है। ये बात यहां तक समझ में आ गई? ओके। हम अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो कैसे निकालेंगे सर? पूरे साल का 120 है, 12 महीने इंटू 3 मंथ्स, ये 30 रुपए प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो 100 रुपीज है, ये कहां जाना चाहिए ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन? ये किसके पास जाएगा? हम करते हुए आ रहे हैं, ये किसके पास जाएगा? ये पेरेंट के पास जाएगा। यस और नो सर? ये पेरेंट के पास जाएगा। सर ये पेरेंट के पास जाएगा, तो पेरेंट के पास ले जाने के लिए कहाँ कंसिडर करना पड़ेगा सर? इसको हम करेंगे ट्रांसफर टू सोना। सर सोना क्या है? अरे ये अपन ने लिखा था ना, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी। जब हम स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी निकालेंगे स्टेप नंबर 3 में, तो कहना ही से ये 100 रुपीज की अदर इक्विटी भी लेंगे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। और लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कोई चीज निकालते हैं, तो क्या हम इसे कंसिडर करते हैं? आंसर इज यस। ये समझ में आ रहा है लॉजिकली? अभी तो समझ, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 90 रुपए है, ये क्या है होल्डिंग कंपनी के लिए? ये कौन सा प्रॉफिट है? ये तो कमाया हुआ प्रॉफिट है, अर्न प्रॉफिट से। अरे यस और नो? जब ये अर्न प्रॉफिट से हैं, तो ये कौन से नेचर के होंगे? फिर ये तो रेवेन्यू प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे निकलेगा? कुछ नहीं सर, बहुत आसान है। 120 12 महीने के लिए, 9 मंथ्स के लिए 90। ये 90 रुपए का प्रॉफिट किसको जाएगा? ये 30 का तो ऐड हो गया, और ओपनिंग बैलेंस वाला ऐड हो गया, ये तो चला गया किसको? ये पेरेंट को जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, ये तो समझ में आता है कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? पहले इतना बताओ। यस सर, नो सर? ओके। नाउ, नाउ अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। अगर ये समझ में आ गया आपको, तो उसके बाद मुझे ये बताओ, ये जो अर्न प्रॉफिट्स हैं, अब ये तो कंट्रोल होल्डिंग के पास आ गया। कैन आई से दीज आर दी प्रॉफिट्स व्हिच हैव बीन अर्न्ड, दीज 90 रुपीस इज अर्न प्रॉफिट। कैसे निकाला? 120 पूरे साल का है, 9 मंथ्स के लिए कितना, 90। ये 90 रुपीस ये किसका है? ये 90 रुपीस किसके किसके पास जाएगा? इट बिलोंग्स टू पेरेंट, मतलब होल्डिंग, एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सर सारे शेयर होल्डर्स का ही है ना अब तो? ये जो पेरेंट है उसका भी, और जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है उसका भी। ये तो पूरा पेरेंट का ही है, टेक ओवर कर लिया। यस नो? यस सर, नो सर? बोलो, यहां तक कोई समस्या? और टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर?
सर टोटल प्रॉफिट तो इस दिन पे हो जाएगा 190 रुपए। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। यस और नो? So can I say, we have calculated two things here. Two things. One is the capital profit, that is rupees 100, and revenue profit रुपीज 90। टोटल कितना आ गया? रुपीज 190। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस 190 का होना चाहिए, ये हमारा उसमें से 90 रुपए कौन सा है? रेवेन्यू प्रॉफिट है, और 100 रुपीज कौन सा है? कैपिटल प्रॉफिट है। सर ये प्री का बेटा मैंने बताया ना, ये प्री किसका है? ये प्री किसका है? ये 30 कहाँ गया? पेरेंट के ही तो गया। तो ये कहाँ पे लेके जाओगे अब इसको? सोना ऑफ सब्सिडरी, सोना मतलब नेट एसेट्स कैलकुलेट करते टाइम दोगे। ये पेरेंट के पास चला गया, क्यों? क्योंकि पेरेंट ने ही तो बाय किया है। आया समझ में? यस सर, नो सर? तो मुझे बताओ, ये जो टोटल प्रॉफिट का मैंने बाइफरकेशन आपको दिखाया है, ये अब समझ में आया? 190 कैसे आया? आ गया? चलो बहुत बढ़िया, अब इसको नोट डाउन कर लो। ये लो, फटाफट से इसको और नोट कर लो। ये एनसीआई लिखा है। नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे डले हुए हैं। आपको बस क्या करना है, उसमें गूगल ड्राइव FR हैंड रिटन नोट्स ऐसे सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा। वहाँ एक ड्राइव मिलेगी, ड्राइव पे क्लिक करोगे तो वहाँ हैंड रिटन नोट्स का एक फोल्डर आएगा। हैंड रिटन नोट्स पे जाओगे तो वहाँ पे नवंबर 24 लिखा होगा एक फोल्डर में, एक मई 25 लिखा होगा। मई 25 में उन्हीं चैप्टर्स के मिलेंगे जो चैप्टर्स हो चुके हैं, और नवंबर 24 में सारे चैप्टर्स जो पिछली बैच में हुए थे। ठीक है? हैंड रिटन नोट्स मेरे सारे पब्लिक हैं। आगे बढ़े? यस सर, नो सर? चलो, अब अपन ने दो कंसेप्ट पढ़ लिए। टोटल अपन ने ओवरऑल 4 कंसेप्ट पढ़े हैं। तो अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, शीट के क्वेश्चन नंबर 5 पर। अरे यस और नो? अब हमारे स्टेप्स भी बढ़ेंगे। हेलो, अब हमारे स्टेप बढ़ जाएंगे, एक स्टेप और बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है? अच्छा, इसके नीचे एक लाइन लिख लेना। दिस डिवीजन ऑफ प्रॉफिट विल बी दिस डिवीजन ऑफ प्रॉफिट डन is known as analysis of profits of कौन सी कंपनी की है? सब्सिडरी। इन स्टेप नंबर 3। कौन सी स्टेप पे हम करेंगे ऐसा? स्टेप नंबर 3 में करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी। ठीक है? इस कंसेप्ट का नाम क्या है? कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ।
इस कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ की वजह से हमें एक और वर्किंग बनानी पड़ेगी, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स. नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ अवर बेसिक कंसेप्ट कंसोलिडेशन शीट. आईसीआई की क्वेश्चंस पे तो अभी आए ही नहीं है, लेकिन जैसे ही हम आईसीआई की क्वेश्चंस पे आएंगे ना, यू विल फॉल इन लव विद दिस स्टैंडर्ड. डोंट वरी, एचडी इज हियर. नाउ balance sheet of P Limited on 31st March 2023, balance sheet of S Limited on 31st March 2023. Equity share capital, retained earning, current liabilities, non-current assets. Now, investment in 70% on S Limited on 1st March 2022. मतलब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट मार्च नहीं, 1 अप्रैल को 70% स्टेक एस लिमिटेड में इन्होंने परचेज कर लिया है पी ने. ठीक है सर. और ये एस लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है. रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2022 इज गिवन ₹50. 50 रुपए इनका दिया हुआ है. प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. क्या यहाँ पे जनरल एंट्री पूछी है क्या? नहीं पूछी, लेकिन फिर भी हम करेंगे. मैंने आपको कितने स्टेप सिखाए थे? 6. इस बार से 7 हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि अब हमने एक नया थर्ड स्टेप कर दिया. ओके. और जो प्रीवियसली हम थर्ड कर रहे थे उसको हम फोर्थ कर देंगे. हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे? पहले पूरा फोकस इधर होना चाहिए. सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में लिखेंगे स्टेप नंबर 1, शेयर होल्डिंग पैटर्न. शेयर होल्डिंग पैटर्न इक्वल्स टू 70% ऑफ पी. देयरफॉर एनसीआई कितना हो जाएगा? 30%. स्टेप नंबर 2, डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 2022. यस और नो? और मुझे एक बात बताओ, इसी डेट ऑफ एक्विजिशन में हम पीरियड भी डिसाइड करें, प्री एंड पोस्ट का. आए ना? पीरियड कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, ईयर स्टार्टिंग, डेट ऑफ एक्विजिशन और ईयर एंडिंग. फटाफट से इसको देखो. मुझे बता, ईयर स्टार्टिंग कितनी है? डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 अप्रैल 2022. ईयर स्टार्टिंग है 1 अप्रैल 2022 और ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2023. ये तो 0 मंथ्स, ये 12 मंथ्स. ये 0 कहाँ जाएंगे? प्री में. और ये 12 मंथ्स कहाँ जाएंगे? पोस्ट में. यस और नो? यस, क्योंकि सर एक्विजिशन इतना है. ओके. अब आएगा हमारा स्टेप नंबर 3, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी. मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं. 1 अप्रैल 2022 को पीओरएल का बैलेंस कितना है? ₹50. कहां दिया है सर? ये दिया है ना, 50 रुपए बैलेंस है सर. ये 50 रुपए बैलेंस आपका स्टार्टिंग आ जाएगा. साल भर में आपने कितना कमाया होगा? साल भर में आपने कितना कमाया? बताओ. तो रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस देखना पड़ेगा. यस और नो? क्लोजिंग बैलेंस. मुझे एक बात बताओ, ये ओपनिंग, क्लोजिंग आपका आ रहा है 200. कब आ रहा है ये? 31 मार्च को. तो मुझे एक बात बताओ, करेंट ईयर में आपने कितना कमाया? सर ओपनिंग 50 था, साल भर के एंड के बाद 200 आया क्लोजिंग. ये आ जाएगा. मुझे एक बात बताओ,
ये कितना आ जाएगा करंट ईयर में ₹150। ये कौन से पीरियड का होगा, पोस्ट या प्री? ये तो पोस्ट का ही होगा। मुझे बताओ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है? 50। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है? 150। टोटल प्रॉफिट कितना है? 200। यस नो? नोट करो इसको इधर। हो गया? अब मुझे एक बात बताओ, स्टेप नंबर 4 क्या होगा? ये बता दो ना यार प्लीज। सर जो पहले 3 होता था अब हमारा स्टेप 4 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी ऑन 1 अप्रैल 2022। डेट ऑफ एक्विजिशन पे बनाएंगे ना सोना, इसको हम प्यार से क्या बोलेंगे? सोना। सोना सोना नहीं बेटा, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स। यस। नाउ डेट ऑफ एक्विजिशन के बारे में बात करेंगे हम, ये हम पोस्ट एक्विजिशन के बारे में बात करेंगे और ये ईयर एंड पर बात करेंगे। 3 जगहों पे हम स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी को देखेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ हम क्या देखेंगे यहाँ पे? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया है? 600। ये ईयर एंड पर सेम रहेगा। इसके बाद मुझे बताओ रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है? सर रिटेन्ड अर्निंग्स प्रॉफिट मैंने निकाला ना अभी आपका स्टेप 3 में, इसको कैसे लिखोगे? स्टेप नंबर 3 क्या लिखा? डेट ऑफ एक्विजिशन पे 50 था। डेट ऑफ एक्विजिशन पर कितना था? 50 था। ये पोस्ट एक्विजिशन कितना आ गया? 150। टोटल कितना आया? 200। यस और नो? ये हो गया टोटल 650, ये 150। अब पिछले क्वेश्चन में पोस्ट था ही नहीं क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे ही एक्विजिशन हो रहा था, तो पोस्ट एक्विजिशन 0 था। यहां पर पोस्ट एक्विजिशन 12 महीने का है। अच्छा ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 650 कहां जाएगा? ये 650 कहां जाएगा? तो ये तो पूरा पेरेंट के पास जाएगा, ये पूरा पेरेंट के पास जाएगा। यस और नो? और ये 150 कहां जाएगा? अभी अपन ने सीखा ऊपर, ये 150 कहां जाएगा? जैसे हमने बिलोंग्स टू पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट कहां जाता है? पेरेंट एंड एनसीआई। तो मुझे बताओ ये इसमें कुछ पार्ट पेरेंट का भी होगा, कुछ पार्ट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का भी होगा। तो यहां पे लिखेंगे पेरेंट्स शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट इक्वल्स टू 150 इंटू 70%। हाउ मच? कितना है ये? 105। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दैट इज एनसीआईज शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट 150 का 30%। हाउ मच इट इज? 45। यस और नो? बोले ये स्टेप अब बड़ा हो गया कि नहीं? ये साल भर का टोटल जो प्रॉफिट था इसमें से 650 तो डेट ऑफ एक्विजिशन का था। ये जाएगा आपका स्टेप नंबर 5 में जहां हम गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज यूज करते हैं, और ये जाएगा हमारी सीबीएस में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। यस नो? नाउ कम्स स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या होता है सर?
गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेस कितना आएगा? तो ये आ जाएगा नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। ये कहां से आया है? स्टेप नंबर 4 से। सर स्टेप नंबर 4 में कितना आ रहा था? ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 650। लेस करेंगे इसमें से इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लिमिटेड। ये 700 आया। 700 कहां से लाए सर? बैलेंस शीट में गिवन था 700। ये 700 गिवन है। लेस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। क्वेश्चन साइलेंट है तो एट PSNA निकालना पड़ेगा। 650 इंटू 30%। जरा बताओ कितना आएगा? 195 निकालो। 895 बताओ कितना आया? 245। इसको क्या बोलेंगे सर? ये गुडविल आ गई। हाँ सर एनसीआई भी तो था इस क्वेश्चन में। यस यस। इस क्वेश्चन में ऑल दो जनरल एंट्री पूछी नहीं, बट स्टेप नंबर 6 हमारा क्या रहेगा? जर्नल एंट्री। सर बताओ कितना हो जाएगा? सर नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी टू, यहां पे एनसीआई भी तो दिया है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 700 है, एनसीआई 195 है, नेट एसेट 650 है। बैलेंसिंग फिगर में क्या गया? गुडविल। ऑल माय वंडरफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बताओ इतना क्लियर है? तुमको समझा कि नहीं? आया ना? अब हम बना रहे हैं स्टेप नंबर 7 में बैलेंस शीट। लेकिन स्टेप नंबर 7 में हम बैलेंस शीट तो बनाते हैं, बट मुझे एक बात बताओ, ये जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आए हैं इस बार 105 रुपए का पेरेंट का और एनसीआई का 45, कहना ही से यहाँ पे एक वर्किंग नोट एनसीआई और अदर इक्विटी का भी बनेगा। अरे बनना चाहिए कि नहीं? यस। पहले हम बनाएंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और एक बनाएंगे हम स्टेप नंबर 8 अदर इक्विटी। ठीक है, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। एनसीआई मुझे बताओ डे 1 पर कितनी है एट PSNA? ये कहां से आया? सर ये हमने निकाला था स्टेप नंबर 5 पर। कितना आया था सर? ये 195 प्लस एनसीआई का शेयर ऑफ पोस्ट प्रॉफिट। पोस्ट प्रॉफिट में शेयर कहां से आया? स्टेप नंबर 4 से। कितना था? 45। टोटल करो। तो ये हो गई हमारी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो बैलेंस शीट में जाएगी। कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी मुझे बताओ कितनी है? सर एक तो पेरेंट की इक्विटी आ जाएगी, अदर इक्विटी ऑफ पेरेंट। ये कहां दी होगी? बैलेंस शीट में 500 प्लस शेयर ऑफ पोस्ट प्रॉफिट। ये कहां से लाए? स्टेप 4 से।
कितना है 105. कैन आई से इट इज 605. स्टेप नंबर 9, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. असेट्स, उसके अंदर आएंगे नॉन करेंट असेट्स. पीपीई गिवन है क्या बैलेंस शीट में? नहीं, नॉन करेंट एसेट डायरेक्टली गिवन है. तो मुझे बताओ नॉन करेंट एसेट्स में ये पेरेंट प्लस सब्सिडरी डायरेक्ट आ जाएगा. कितना बताओ कितना आ रहा है? पेरेंट और सब्सिडरी के दोनों नॉन करेंट एसेट्स को जोड़ देंगे तो कितना आया? 1600. ठीक है यार. गुडविल भी थी बुक्स में डेट ऑफ एक्विजिशन पर. स्टेप नंबर 5 से आया है. कितना आया? 245. करेंट एसेट्स, पेरेंट प्लस सब्सिडरी, ये कर देना टोटल. फिर यहां पे लिखना इक्विटी एंड लायबिलिटीज. सबसे पहले क्या आएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल. यस और नो? ये तो पेरेंट की सीधी सीधी आ जाएगी 1000. अच्छा ये कितना है? करेंट एसेट कितना है पेरेंट प्लस सब्सिडरी? कोई बताएगा? हम्म. ये आ गया आपका अदर इक्विटी. ये आ जाएगा अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. उसके बाद आपके आएंगे करंट लायबिलिटी. सर करंट लायबिलिटी में पेरेंट प्लस सब्सिडरी आ जाएगा. इसके बाद ये आ जाएगा आपका स्टेप नंबर 8. ये आ जाएगा स्टेप नंबर 7. कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी आएगी अपनी 605. ये अच्छा ये 1200 आ गए. ये कितना आ जाएगा? 240. ये भी 1200. टोटल कर लो. 3045 बोल रहे हैं बच्चे. चेक कर लो एक बार. बोलो तुमको समझ पड़ी कि नहीं? यस नो? ठीक है. चलो. नाउ कम्स स्टेप नंबर 9. कंप्लीट हो गया. देखो टोटल अपन ने 4 कंसेप्ट पढ़े. ग्रोथ. अब ग्रोथ के बाद मैं आपको बता रहा हूं एक कंसेप्ट नया. ऑल्दो 103 पे भी अपन ने डिस्कस किया था इसको. कंसेप्ट नंबर 5 दैट इज ई. क्या नाम है? इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल. इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल. लड्डा साहब समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो. इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिडक्शन इन वैल्यू बाय अमोर्टाइजिंग. ना मुझे बताओ गुडविल, सॉरी गुडविल नहीं, एनसीआई दो तरीके से मीजर होता है. एनसीआई एट ईएसएनए या फिर एनसीआई एट फेयर वैल्यू.
इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब भी गुडविल आएगी तो वो कौन सी गुडविल होगी? पार्शियल गुडविल। और जब भी यहाँ पे गुडविल आई तो उसको हम क्या बोलेंगे? फुल गुडविल। नाउ ये समझना है कि जब अगर इम्पेयरमेंट हुआ फुल गुडविल के केस में या पार्शियल गुडविल के केस में तो क्या एंट्री पास होगी? तो मैंने आपको सिखाया था बेसिक्स में ही 103 के कि पेरेंट्स पी एंड एल सिर्फ हिट होगा पार्शियल गुडविल के केस में टू गुडविल, और यहां पे क्या हिट होगा? पेरेंट्स पीयर प्योरल एनसीआई प्योरल टू इन, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? इन द रेशियो ऑफ देयर शेयर होल्डिंग पैटर्न। यस सर, नो सर? ये कंसेप्ट नंबर 5 समझ में आया? ऑल्दो ये पहले से डिस्कस था। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूं। अब हमने ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स देख लिए हैं। हमने ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स अब अपने समझ लिए हैं। 9 स्टेप्स तो हैं, बट मैं आपको बताऊं 10 स्टेप्स रहेंगे हमारे हर क्वेश्चन में। मैंने आपको क्या बोला था? 9 से 10 स्टेप्स हैं जो हर बार हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए यूज करेंगे फॉर कंसोलिडेशन विद सब्सिडरी। और मैं आपको बता रहा हूं दावे के साथ, अगर मैंने आपको जो अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूं, ये अप्रोच अगर आपने सीख ली तो आपकी बैलेंस शीट टैली होगी, बशर्ते बस आप कैलकुलेटर ढंग से इस्तेमाल करो। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। एक स्टेप अपना और पेंडिंग है, एंड दैट स्टेप इज नोन एज ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। क्या बोलूंगा मैं? ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। जैसे कि कोई कॉन्ट्रा आइटम हो सर, कोई कॉन्ट्रा आइटम के अलावा अदर देन कॉन्ट्रा आइटम हुआ, जैसे इंटर कंपनी डेट हुआ या डिविडेंड का एडजस्टमेंट हुआ, तो ये सारी चीजें अभी हम धीरे धीरे उसमें कौन से फोर्थ स्टेप पे यूज करेंगे। समझ में आया? तो अभी के लिए हमने 9 स्टेप्स क्रिएट कर लिए। एक स्टेप हमारा और होगा, कौन सा? स्टेप नंबर 4, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। यस नो? यस सर, नो सर? ठीक है। हाँ, तो हम ना अपनी शीट का एक क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए शीट का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से देखिए। बैलेंस शीट ऑफ पी एंड एस ऑन 31 मार्च 2023। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ सब्सिडरी 60,000 है। बाकी सारे फिगर्स दिए हुए हैं, टोटल दिया है बैलेंस शीट का। इन्वेस्टमेंट इन 70% ऑफ इक्विटी शेयर was made on 1st July 2022 when fair value of NCI was rupees 30,000. फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई वॉज रुपीज 30,000। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये आपको डायरेक्टली फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई दे दी इस क्वेश्चन में। बोले रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 15,000, किसकी? सब्सिडरी का। ठीक है सर। इम्पेयर गुडविल बाय 10%। ओके सर। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मुझे बताओ, मैंने अभी आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बताया कि एक स्टेप रहेगा, स्टेप नंबर 4, फॉर अदर एडजस्टमेंट लाइक इंटर कंपनी डेट, है ना, कॉन्ट्रा आइटम्स एक्सेट्रा, या रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। ये 3-4 एडजस्टमेंट्स अपने पेंडिंग है। अब बाकी सारे हमने एडजस्टमेंट यहाँ पे सीख लिए हैं बेसिक्स में। ठीक है, तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट थी उसमें हमने ऑलमोस्ट 5 कंसेप्ट सीख लिए, और 4-5 कंसेप्ट 3 से 4 कंसेप्ट पेंडिंग है। एक तो डिविडेंड का कंसेप्ट पेंडिंग है, एक आपका इंटरकंपनी डेट है, एक आपका है कॉन्ट्रा आइटम्स है, और एक है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या पीपीई।
ठीक है, इसके अलावा सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर है। तो स्टेप नंबर 4 हमारा हो जाएगा कौन सा, ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम क्वेश्चन स्टार्ट करें? दिव्यांग बोल रहे, हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई दिया है और एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, तो कहना ही से यहाँ पे फुल फुल गुडविल आएगी। और जब हम इंपेयरमेंट करेंगे तो कहना ही से पेरेंट प्लस एनसीआई दोनों पर इंपैक्ट आएगा। यस और नो? यस। अब मैं आपको एक चीज समझाने, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर, वो जो शीट है ना उसमें ना मैंने आपको कुछ दिया है, स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। जब भी कभी भी कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा, जस्ट अ मोमेंट। क्वेश्चन 6 तो ठीक है। अब जब भी क्वेश्चन आएगा किसका, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ओपन करना है ऑल 10 स्टेप्स। 10 स्टेप कौन से, बट वापस से एक बार रिवाइज करेंगे। पहला, शेयर होल्डिंग पैटर्न। दूसरा, पीरियड ऑफ एक्विजिशन, दैट इज डेट ऑफ एक्विजिशन, है ना, प्री एंड पोस्ट वगैरह। तीसरा, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी। चौथा, ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। पांचवा, statement of net assets of subsidiary, that is SONA of subsidiary on date of acquisition as well as post acquisition। पांचवा, सॉरी पांचवे के बाद छठवां, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज, है ना। इसके बाद सिक्स्थ स्टेप क्या आएगा दोस्तों, सिक्स्थ स्टेप, सॉरी पांचवे के बाद सिक्स्थ स्टेप क्या आएगा, सिक्स तो हो गया गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। सेवेंथ क्या आएगा, जर्नल एंट्री फॉर कंसोलिडेशन। एट्थ, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नाइन्थ, consolidated other equity। 10th, consolidated balance sheet। यस और नो, यस और नो, पहला स्टेप समझ में आया। हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हमें सारे के सारे 10 स्टेप्स मालूम होने चाहिए। दूसरी बात, गिव सिंगल इफेक्ट ऑफ ऑल गिवन बैलेंस शीट फिगर्स। बैलेंस शीट में जितने जितने भी बैलेंस शीट के फिगर्स हैं उन सभी का कौन सा इफेक्ट देना है दोस्तों, सिंगल इफेक्ट। आपको सिंगल इफेक्ट देना है, पहले 10 स्टेप्स ओपन करने हैं फिर सिंगल इफेक्ट देना है। देन गिव डबल इफेक्ट ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट्स गिवन। पहले हमने क्या किया, सारे के सारे 10 स्टेप्स ओपन करे, फिर उसके बाद बैलेंस शीट में जो जो फिगर्स थे उनका सिंगल इफेक्ट दे दिया, दैट इज ओपनिंग बैलेंसेस। उसके बाद जितने एडजस्टमेंट्स हैं उनके डबल इफेक्ट दे दिए। आफ्टर फॉलोइंग 1 2 3, दिस इज द फोर्थ स्टेप, आफ्टर फॉलोइंग एबव 3 स्टेप्स वी विल ऑटोमेटिकली फिनिश 3 to 4 स्टेप्स। जैसे जैसे हमने ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे ना, तो जो हमने 10 स्टेप्स ओपन करे हैं वो सारे के सारे 2 से 3 एक बार में खत्म हो जाएंगे। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, फोकस ऑन क्लोजिंग ऑल द रिमेनिंग स्टेप्स इन द प्रॉपर सीक्वेंस अलोंग विद द डबल इफेक्ट एंड रेफरेंसेस। हम क्या करेंगे, बाकी के बचे हुए स्टेप्स को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे और प्रॉपर सीक्वेंस में, जैसे स्टेप नंबर 4 पहले, फिर 5, फिर 6, और सबका डबल इफेक्ट एक साथ देते जाएंगे अलोंग विद द रेफरेंस। और उसके बाद लास्ट में ऑटोमेटिकली टल्ली हो जाएगी हमारी बैलेंस शीट। ये 6 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये 6 पॉइंट्स सबसे पहले, सबसे पहले सारे के सारे 10 स्टेप्स ओपन कर लो। हाँ, अब मैं वही इसीलिए बोल रहा हूं, ये ये स्टेप्स के बेसिस पे, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो कई बच्चे पता कंसोलिडेशन में क्यों छोड़ देते हैं कि सर सिंगल इफेक्ट तो हम सही दे देते हैं, सिंगल इफेक्ट तो हम सही दे देते हैं, डबल इफेक्ट में गड़बड़ हो जाती है। हाँ सेजल, बिल्कुल वही बात बोल रहा हूँ। अब मेरी बात समझना, जब हम ये 5-6 पॉइंट्स कवर करेंगे ना, हमारी बैलेंस शीट टैली होके रहेगी। बस मेरे साथ 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे, साथ में सब कुछ आ जाएगा क्लियरली। बस ध्यान से समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हम सबसे पहले 10 स्टेप्स ओपन कर देंगे, फिर जितने भी फिगर्स बैलेंस शीट में गिवन है उन सबका ओपनिंग इफेक्ट दे देंगे, सिंगल इफेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस शीट फिगर्स हैं वो। फिर जितने एडजस्टमेंट्स हैं उनके डबल इफेक्ट देंगे। और जैसे ही ये 3
चीजें हम फॉलो करें, ऑटोमेटिकली हमारे 3 से 4 स्टेप्स खत्म हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। फिर हम बाकी के जो क्लोजिंग रिमेनिंग स्टेप्स हैं उनको क्लोज करेंगे प्रॉपर सीक्वेंस में, उनका डबल इफेक्ट देते हुए और रेफरेंस देते हुए। लास्ट में ऑटोमेटिकली हम टैली कर लेंगे बैलेंस शीट। आपको विश्वास नहीं होता, अभी मैं आपको दिखाता हूं। अभी के लिए सुनो, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाऊंगा। आपको पहले मेरा ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक अगर आपने आजमा कर देखा तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, होकर ही रहेगी, बस कैलकुलेटर सही से यूज करना। ठीक है, अभी बिल्कुल लिखना नहीं है जब तक मैं ना बोलूं। डन? यस और नो? ओके, 5 सेकंड का ब्रेक लेंगे बच्चों। चलो 10 सेकंड। हाँ, चलो 10 सेकंड हो गए, अभी वापस। सर एक बात बताओ, सारे एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट नहीं होते क्या? मैंने लिखा तो ऑल एडजस्टमेंट्स गिवन डबल इफेक्ट। और एडजस्टमेंट्स कहाँ दिए होते हैं? ये 3 ही तो दिए, जैसे अपने इस क्वेश्चन में अगर एग्जांपल लूं, ये 3 है, इनके हमें डबल इफेक्ट देने हैं। जो फिगर्स बैलेंस शीट में दिए हैं इनका क्या जाएगा? सिंगल इफेक्ट। और इनका क्या जाएगा? डबल इफेक्ट। ठीक है, समझ में आया? हर्षा, मंजय, सेजल, दिव्यांग, गौरव, गौतम, पंकुरी, फटाफट से बताओ। अब देखो मैं यहाँ पे ना बहुत क्लियर हूं, यहाँ पे नोटिंग मत करना जब तक मैं ना बोलूं। तुम्हारा फोकस पूरा कंसंट्रेशन अगले 10 मिनट के अंदर हम ये बैलेंस शीट टैली करेंगे, बस आपका फोकस मुझे यहाँ पे। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला रूल क्या है? ओपन ऑल द 10 स्टेप्स। ओके सर, हम ओपन करेंगे। एग्जाम में ऐसा ही करना है बिल्कुल। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करते हैं फटाफट से। सर स्टेप नंबर 1, शेयर होल्डिंग पैटर्न। स्टेप नंबर 2, क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ एक्विजिशन, या डेट ऑफ एक्विजिशन यहीं पे डिटरमाइन हो जाएगी। स्टेप नंबर 3, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ, क्या है? सब्सिडरी। यस और नो? ठीक है, मैं ना थोड़ा सा 1 मिनट इसको ना छोटा छोटा कर देता हूं ताकि आपको एक पेज में सारी चीजें दिखें। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 3 के बाद मुझे बताओ स्टेप नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 क्या आएगा? स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। सोना ऑफ सब्सिडरी कब? डेट ऑफ एक्विजिशन पर, पोस्ट एक्विजिशन पर, ईयर एंड पर। ये समझ में आ रहा है? स्टेप नंबर 6, गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेस।
स्टेप 7, journal entry for consolidation. Step 8, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. ठीक है. स्टेप 9, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी. और आपका लास्ट स्टेप आएगा दोस्तों कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. स्टेप 10, चलो पहला रूल हमने फॉलो कर लिया. ऑल द 10 स्टेप्स गिव सिंगल इफेक्ट्स ऑफ द गिवन बैलेंस शीट फिगर्स. बैलेंस शीट फिगर्स का क्या करना है? सिंगल इफेक्ट देना है. मुझे बताओ कहां से देना स्टार्ट करेंगे? नॉन करेंट एसेट्स. ठीक है. ठीक है सर. चलो बैलेंस शीट बनाते हैं. असेट्स. असेट्स के अंदर कौन आएगा सबसे पहले? नॉन करेंट असेट्स. ठीक है. नॉन करेंट असेट्स फिर आएगा करेंट असेट्स. के अलावा और तो कुछ नहीं है ना. अब आएगा अपना इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इसके बाद इस इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, देन आएगा अदर इक्विटी, देन आएगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, देन और कुछ है क्या? नहीं, बस करंट लायबिलिटी है. मुझे एक बात बताओ, ये तो आ जाएगा सीधा पेरेंट प्लस सब्सिडरी. ये भी पेरेंट प्लस सब्सिडरी. ये सिर्फ और सिर्फ पेरेंट. ये कौन सा स्टेप? स्टेप नंबर 9. ये स्टेप नंबर 8. और ये आ जाएगा पेरेंट प्लस सब्सिडरी. ठीक है. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. सभी फिगर्स का सिंगल इफेक्ट देना है. 70,000, 80,000. क्या यहाँ पे कुछ और दिया है? नहीं. 70 प्लस 80 कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 1,50,000 हो जाएगा. करंट एसेट्स कितने का आ जाएगा? सीधा सीधा करंट एसेट्स कितने का आ जाएगा? 6,000. ठीक है. ये 80,000 पेरेंट इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है. इसके बाद 30 प्लस ये. अच्छा सुनो. ओह, पहला सिंगल इफेक्ट हमने नॉन करेंट एसेट्स का दिया. दूसरा सिंगल इफेक्ट इसका भी दोगे ना, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड. ये कहां जाएगा? 80,000, 60,000 है सॉरी. ये कहां पे जाएगा? यहाँ पे आएगा. यहाँ पे हम लिखते हैं ना नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी लिमिटेड एज ऑन स्टेप 6 में लिखते हैं ना डेट ऑफ एक्विजिशन. ऐसा कुछ लिखते हैं कि नहीं लिखते? यहाँ पे लेस करते हैं इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी. ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कितना है? 60,000 दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस. 60,000 दिया है कि नहीं? स्टेप नंबर 6 मैंने आपको क्या बताया? गिव सिंगल इफेक्ट ऑफ द गिवन बैलेंस शीट फिगर. बच्चे सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हैं? बैलेंस शीट फिगर्स की जब सिंगल इफेक्ट देने की बारी आती है ना, तो बस वो चीजें दे देते हैं जो उनको फ्रूटफुल लग रही होती. हमें सीक्वेंस फॉलो करना है. नॉन करेंट एसेट से लेके यहाँ करेंट लायबिलिटी तक सभी चीजों के सिंगल इफेक्ट जाएंगे. नॉन करेंट एसेट का सिंगल इफेक्ट दे दिया 1,50,000 बैलेंस शीट में. इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ सब्सिडरी, ये जाएगा स्टेप नंबर 6 में. ठीक है. कहां पे? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लेस जो पीसी जिसको बोलते थे अपन, गुडविल वाले स्टेप में. नाउ नाउ करेंट एसेट्स कहां जाएगा? बैलेंस शीट 60,000. इक्विटी इन लायबिलिटीज ये 80,000 कहां जाएगा? ये पेरेंट का 80,000 कहां जाएगा?
पेरेंट का 80,000 जाएगा बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। ये बात याद है कि नहीं? ये हमने सीखा था कि नहीं? यस और नो? वेरी गुड। नाउ ये 65,000 कहां जाएंगे सर? 65,000 कहां जाएंगे सर? सर, सर भूल गए क्या? कहां पे? अरे ये अपन यहां पे लेते हैं ना, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी में शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग या अदर इक्विटी। अदर इक्विटी कहां पे आएगी इनकी? ईयर एंड में कितना रहेगा ये तो पूरा का पूरा सेम रहेगा, 65,000। और ये टोटल कितना है? 39,000। 39,000 कहां से आया सर? 65,000 ये, 39,000 ओपनिंग अदर इक्विटी, ओपनिंग अदर इक्विटी। तो मैंने इसकी दे दी, और इसका 40,000 का भी इफेक्ट देना है अदर इक्विटी में, पेरेंट की। ये कहा जाएगा? अदर इक्विटी ऑफ टी लिमिटेड। कितनी दी है? अदर इक्विटी ऑफ पेरेंट 40,000। करेंट लायबिलिटी कितनी दी है सर? 30 + 16 56। ये आ जाएगा आपका कितना? ये दिया है 56,000। तो ये आ जाएगा। बोलो, अभी तक हमने सारे सिंगल इफेक्ट दे दिए कि नहीं? बोलो, हमने ये रूल फॉलो कर रहे हैं, हमें सिंपल हर क्वेश्चन में यही फॉलो करना है। मुझे बताओ, सबसे पहले हमने 10 स्टेप्स खोले, उसके बाद हमने बैलेंस शीट के सारे फिगर्स का सिंगल इफेक्ट दे दिया। बताओ, इसमें कुछ टफ था क्या? दिव्यांग, अपने को बैलेंस शीट बनाना सीखना है, टोटल नहीं करवाना है मुझे आपसे। अंजय, गौरव, गौतम, सेजल, हर्षा, दो रूल क्लियर है अपने। मैं इस क्वेश्चन में टाइम क्यों ले रहा हूं? ताकि आपको आगे की दिक्कत ना आए। अभी आप बड़ा कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करते रहोगे ना, तो कुछ समझ ही नहीं पड़ेगी। यस नो? अंजय, कोई डाउट तो नहीं है? ओके। अब इन्होंने क्या बोला? बोले अब एक काम करो, डबल इफेक्ट दो सारे एडजस्टमेंट्स के जो गिवन है, जितने एडजस्टमेंट है इन सबका डबल इफेक्ट देना है। तो पहला एडजस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इन 70% ऑफ इक्विटी शेयर वाज मेड ऑन 1 जुलाई व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई वाज 30,000। 30,000 एनसीआई का फेयर वैल्यू था। इन्वेस्टमेंट 70% का हुआ है, 1 जुलाई को हुआ है। कैन आई सी ये 70% का इंपैक्ट कहां जाएगा? शेयर होल्डिंग पैटर्न, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में क्या लिखेंगे अपन? इज स्टेक इक्वल्स टू 70%, देयरफॉर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों? पेरेंट का स्टेक 70% है, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 30%। यस नो? नाउ मुझे बताओ, कब हुआ ये? 1/7/2022। कैन आई सी ये आएगा स्टेप नंबर 2 में, पीरियड ऑफ एक्विजिशन। कैन आई सी ये पीरियड ऑफ एक्विजिशन पे आएगा? हाँ सर। तो फटाफट से अपन लिख लेंगे, ईयर स्टार्टिंग, डेट ऑफ एक्विजिशन, ईयर एंड। मुझे बताओ, ईयर स्टार्टिंग कब हुई है? 1/4/2022। डेट ऑफ एक्विजिशन 1/7/2022। और ईयर एंड 31 मार्च 2023। ये कितना है? कितने मंथ्स हुए? ये 3 महीने हुए, और ये 9 मंथ्स। ये कितने हो गए प्री के? ये कितने हो गए? कहना इसे हमने ये एक चीज को देख के हमने पूरा बना लिया। स्टेप नंबर 2 अपना। यस और नो? डबल इफेक्ट? अभी तो कोई डबल इफेक्ट इसका होगा नहीं, लेकिन हमें प्री एंड पोस्ट का रेशियो पता चल गया।
यस नो? नाउ नाउ एनसीआई की फेयर वैल्यू अपने को गिवन है, एनसीआई की फेयर वैल्यू गिवन है, कहां पे यूज करोगे जल्दी बताओ? एनसीआई की फेयर वैल्यू गिवन है, अपन क्या लिखेंगे? स्टेप नंबर 8 पे जाएंगे सबसे पहले। स्टेप नंबर 8 क्या दिया है? एनसीआई एट फेयर वैल्यू कितना दिया है सर? 30,000 प्लस स्टेप नंबर 6 में भी यहां पे जाएंगे, एनसीआई एट फेयर वैल्यू लेस करेंगे ना, कितना? 30,000, टोटल ये हो जाएगा 90,000। यहां तक क्लियर? तो पहले स्टेप के सारे अपन ने एडजस्टमेंट दे दिए। ये कहां से आया? स्टेप नंबर 6। या ऐसा भी लिख सकते हो, इस क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन में। बोलो, हमने पहला एडजस्टमेंट समाप्त कर दिया, कोई डाउट पहले एडजस्टमेंट में? जल्दी बोलो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एंड नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोलता है बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग वाज ₹15,000 ऑफ सब्सिडरी ऑन 1 मार्च 2022। इसका मतलब एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स में हमें कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। यस नो? तो स्टेप नंबर 3 में आ जाते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फटाफट से? भाई ये एक मिनट, एक चार्ट बनाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस आपको कितना दिया है? 39,000 सब्सिडरी का, रिटेन्ड अर्निंग का। ओपनिंग कितना है सर? ओपनिंग 1/4/2022 को अपने पास है कितना? 15,000 एडजस्टमेंट में गिवन है। मुझे बताओ करेंट ईयर में कितना है? जस्ट अ मोमेंट, हाँ जस्ट अ मोमेंट गाइस, देयर इज समथिंग प्रॉब्लम विद द आईपैड। तो अपन ना इसको डे 3 पर कंटिन्यू करेंगे, बट आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को कल पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अभी कल तक, कल मिलेंगे फिर अपन, है ना? अभी तो इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट मत करना, जितना मैंने पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल जरूर करना। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय, टेक केयर।